माहौल क्या है मैं आप सभी का स्वागत है। चलिए तो हमारे देश में राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या घट रहा है उस पर आज हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे सामने दो न्यूज़पेपर हैं, एक दैनिक जागरण, दूसरा जनसत्ता। और दोनों आप देखेंगे कि राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है। तो किस में क्या छपा हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये दैनिक जागरण में आप देखिए, विपक्ष का दो टूक संदेश, तटस्थता अब विकल्प नहीं है, रात्रि भोज पर महासागर के लिए महासमर के लिए साझी रणनीति पर मंत्रणा, और हम एकजुट हैं के नारे के साथ 26 विपक्षी दलों ने किया एकजुटता का रियासी शंखनाद। कांग्रेस ने भाजपा पर किया कटाक्ष, पटना बैठक से घर घबराकर वह राजग को फिर जीवित करने में जुटी है। बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति को घेरा, कहा कि तटस्थता का मतलब राजद का साथ है। मुकाबले को 28 दलों का राजद तैयार हुआ है। एक आप देखते हैं कि बेंगलोर में, कर्नाटक में विपक्षियों की बैठक हो रही है, उनकी भी अपनी रणनीति तय हो रही है 2024 के लिए। और दिल्ली में एनडीए यानी कि सत्ता पक्ष की भी बैठक हो रही है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2024 में है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा का अगर चुनाव की बात करें तो टोटल 543 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि 543 सीटें, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, विपक्षी एकता बड़ी मुश्किल है। वैसे तो आप देखते हैं कि ममता बनर्जी के अपने सपने हैं, अखिलेश यादव के अपने सपने हैं, नीतीश कुमार के अपने सपने हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अपने सपने हैं, अरविंद केजरीवाल के अपने सपने हैं, लेकिन शरद पवार के अपने सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन फिर भी अगर ये आप देखिए कि विपक्षी एकता हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी आप देखते हैं कि कांग्रेस को भी कई बार नुकसान विपक्षी एकता का उठाना पड़ा। पहली बार 1977 में हुई थी विपक्षी एकता, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और आप देखते हैं कि कहते हैं कि 200 से 250 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट होती है, उस पर एक उम्मीदवार कांग्रेस का खड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार के सामने, और बाकी आप देखते हैं कि राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उसके साथ जुड़ जाए। तो ऐसी बातें चल रही हैं। अब देखते हैं कि कितना सफल हो पाता है या नहीं। ये आप देखते हैं कि दूसरी खबर है महाराष्ट्र की। अजीत पवार आप देखते हैं कि जो शरद पवार के भतीजे हैं वो अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। कहाँ के? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो वो आप देखते हैं कि अपने चाचा से फिर से मिलने गए। तो उन्हीं की बात हो रही है। अगर महाराष्ट्र को अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो महाराष्ट्र भी राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और काफी उठापटक भी रही है महाराष्ट्र में। ये आप देखिए, महाराष्ट्र आपको ये देखने को मिलेगा, मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखते हैं कि यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और आप देखेंगे राज्यपाल रमेश बैस हैं। और आप लोगों को याद होगा कि शिवसेना में भी इसी तरह की टूट हुई थी। ठीक है, तो वहां की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश आया था केंद्र सरकार का, अध्यादेश राष्ट्रपति लाते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, आगे चल के से राज्यसभा लोकसभा से पास करवाना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दिल्ली में नियुक्ति है अधिकारियों की, स्थानांतरण की, वो शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी। लेकिन आप देखते हैं कि केंद्र ने उसे बदल दिया था। उसी पर आप देखते हैं कि राजनीति हो रही थी। अब आप देखते हैं कि ये आप देखिए, बैठक से पहले ही राजद में शामिल हुई चिराग की लोजपा। ये रामविलास पासवान का याद होगा आप लोगों को, मौसम वैज्ञानिक कहते थे उन्हें। ये बिहार की बात हो रही है। और बिहार की बात करें तो आप देखते हैं कि पहले लोजपा में टूट हो गई थी, इनके चाचा अलग हो गए थे, अभी भी अलग हैं। 5 सांसदों के साथ अलग अलग हो गए थे और चिराग अकेले बचे थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिता के बाद बेटा ही उत्तराधिकारी होता है किसका? राजनीति में। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए, शिवसेना का देख लीजिए, राज ठाकरे ने बगावत की थी, क्या मिला? शिवपाल यादव ने बगावत की थी उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव को मिला, लालू प्रसाद के बेटों को आप देखिए उन्हें मिला। तो ये सब हकीकत बात है। बिहार भी राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से आप देखते हैं कि इसकी लगती है। यहाँ आप देखते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। ओपी राजभर आप देखते हैं कि इनके साथ बीजेपी के साथ आ चुके हैं।
और जल्द हो सकता है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार। और आप देखते हैं कि किसे ओपी राजभर को जगह मिल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। विपक्ष की बेंगलोर बैठक में दी जाएगी घोटाले की ट्रेनिंग, ये आप देखते हैं भाजपा नेता रविशंकर ने विपक्षी एकता को स्वार्थ और अवसरवादिता का गठबंधन बताया। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, साझा न्यूनतम कार्यक्रम भाजपा के लिए खिलाफ संयुक्त आंदोलन का मंथन है। ये आप देखते हैं बेंगलोर में ये लोग जुट रहे हैं। ये आप देखिए बेंगलोर के मुख्यमंत्री हैं, ये आप देखते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी हैं, ये आप देखते हैं राहुल गांधी खड़े हुए हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बीच कांग्रेस के उत्तर पूर्वी राज्यों के नेतृत्व में तृणमूल के साथ गठबंधन पर जताई आपत्ति। और आप देखते हैं कि क्या है ना कि जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और आप देखते हैं कि तृणमूल आपस में लड़ते रहते हैं, और आप देखिए पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ती रहती है, तो बड़ी मुश्किल लग रही है चुनौती। आदिवासियों ने खुद की राजनीतिक पार्टियां बनाने को लेकर शुरू की कसरत, राजस्थान में 2 गुट हुए सक्रिय, दोनों साथ भी आ सकते हैं। और आप देखते हैं कि आदिवासियों की संख्या अच्छी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखते हैं कि भोपाल इसकी राजधानी है, यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, तो यहाँ भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनौतियों के द्वार बंद करने की जुगत में है भाजपा। सुभाषपा को राजद में फिर शामिल कर पूर्वांचल साधने का प्रयास हो रही है। और सुलझी नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गुत्थी, जयंत का पक्ष विपक्ष की नजर आप देखेंगे। सापा से नाता तोड़ दारा सिंह भाजपा में शामिल हो गए, आप देखेंगे। ये चुनाव जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था ना उत्तर प्रदेश, तो आप देखते हैं कि लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो उसमें शामिल हो गए थे। हमारी पसंद का जिलाध्यक्ष नहीं हुआ तो आंखें निकाल लेंगे, ये आगरा के 4 भाजपा विधायकों की बैठक का ऑडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। तोमर के सामने सिंधिया के साथ 2013 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव है ना, तो उसी की ये चुनाव कौन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसी की देखभाल में होता है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान की अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सिंधिया के साथ लेने की जिम्मेदारी भी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी है, और हवा का रुख बदलना भी है। और आप देखते हैं कि अगर आप सोचिए कांग्रेस से लाकर सिंधिया, जो कल तक बीजेपी को गाली देते थे, उसे बीजेपी में शामिल करा लिया जाए कांग्रेस से लाकर, तो आप देखते हैं कि इसके बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो नेता होंगे, वो नाराज होंगे ही, स्वाभाविक सी, भली कुछ बोल पाए या नहीं। तो ये भी है। मध्य प्रदेश चुनाव में सिंधिया की रहेगी अहम भूमिका, तोमर साहब कह रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जनसत्या में क्या छपा है, विपक्ष ने एकता और सत्ता पक्ष ने शक्ति प्रदर्शन को कसी कमर। हमारे 26 हैं और हमारे 38 हैं। कौन कह रही है? भाजपा कह रही 38 हमारे पास विपक्षी दल हैं, और कांग्रेस कह रही हमारे पास 26 हैं। अब देख क्या क्या होता है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे जरूर। तो आज की राजनीतिक खबरें यही हैं। जो भी राजनीतिक घटनाएं घटती रहेंगी उन पर हम लोग एक एक करके बातें करते रहेंगे, ठीक है।